हेलो, नाइन्थ साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से, भौतिकी से भी, रसायन से भी और बायो से भी। हमने जो भौतिकी से प्रश्न आएंगे वो 7 आएंगे और रसायन में जो प्रश्न आएंगे वो 6 आएंगे और जो बायो में प्रश्न आएंगे जीव विज्ञान में वो 7 आएंगे। इस तरह से आपके 3 खंड हैं और कुल मिलाकर के इसमें 20 क्वेश्चन हैं। 20 क्वेश्चन आइए हम करते हैं। किस तरह से करते हैं, तो जो आपने पिछले टॉपिक में, पिछले वीडियो में OMR सीट भरी थी, मैं समझता हूँ अच्छे ढंग से आप सीख गए होंगे और उसमें मैंने एक ही प्रश्न किया था। तो आइए आज हम उस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं और आप बहुत ही बढ़िया ढंग से सीख जाएंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, इसमें मैंने छांट के रखे हैं ताकि आपको मिल जाए। और ABCD इसमें क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 रखे हैं मैंने। ये खंड क है और इसका पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि वेग को किस अक्षर से लिखते हैं। भाई देखो, आप जानते हो वेग को हम किस अक्षर से लिखेंगे, तो वही वेग को F से तो बल से लिखते हैं, A को त्वरण को कहते हैं और V को ही कहते हैं वेग, वेलोसिटी। और ये मास है, ये द्रव्यमान है। तो बढ़िया आंसर आपका कौन सा रहा फिर? ये रहा। ठीक है, ये रहा आपका। इस पे हम टिक कर लेंगे आसानी से। ठीक है, ये हम टिक कर लेंगे और वहाँ C पर पूरा ब्लैक, वहाँ पर आएगा क्वेश्चन नंबर 1 के आगे लिखा हुआ A V इस तरह से। ठीक है, ऐसे फिर C लिखा होगा और फिर D लिखा होगा। तो आपको D से है पूरा ही ब्लैक कर देना है। ये C नंबर मिला है हमें ऑप्शन, तो आपको C पूरा ही पहले इस तरह से करेंगे और इसको पूरा C को पूरा ब्लैक हम कर देंगे। ओके, इस तरह से हम आगे बनेंगे। फिर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। चाल का मात्रक होता है, आप जानते हैं भाई, चाल का मात्रक मीटर तो लंबाई का होता है, मीटर प्रति सेकंड चाल का मात्रक होता है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये त्वरण का मात्रक होता है, मीटर सेकंड ये नहीं। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है सही वो है मीटर प्रति सेकंड। ये आप इस पर टिक करेंगे और इस पर टिक करने के दौरान हम इस पर बी में भी क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 A B C और D काला जो करना है हमें, वो कौन सा ऑप्शन करना है काला? वो हमें B काला करना है। ठीक है, ये मैं B काला यहाँ करके दिखा नहीं रहा हूँ, आपको उसी सीट में मिलेगा B। मैं तो यहाँ थोड़ा सा एक आपको बता रहा हूँ सिस्टम के, कैसे सिस्टम उसमें चलता है। आप पिछली बार भरना सीख ही गए हैं अच्छे ढंग से, फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताएं, ऐसा होगा नहीं जहाँ तक है। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। दूरी कैसी राशि है भाई? दूरी को मैंने कई बार बता चुका हूँ। दूरी है सदिश राशि, सदिश राशि नहीं, सदिश राशि वो होती है जिनमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तो दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। दोनों हो नहीं सकती भी, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सदिश होता नहीं, क्योंकि सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। और दूरी कैसी है? अदिश। भाई दूरी तो हम कहीं भी नाप सकते हैं, उसमें दिशा की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो गया बी सही। आके ठीक है, बी आप समझ गए। तीसरा क्वेश्चन होगा, वहाँ पर ABCD होगी और वहाँ हमारे बी नंबर को आप पूरा ब्लैक आसानी से कर लेंगे। अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी बात ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। दूरी का मात्रक क्या होता है भाई? ये भी जानते हैं हम। दूरी किस चीज़ से नापते हैं हम? भाई ऐसा तो नहीं सेकंड से नापते, समय से तो नापते नहीं दूरी। वहाँ की लंबाई, वहाँ की लंबाई, वहाँ की लंबाई। लंबाई हम कैसे नापते हैं? ऊंचाई कैसे नापते हैं? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कैसे नापते हैं? मीटर से नापते हैं ना। तो ये मीटर इसका मात्रक होगा। दूरी, भाई लंबाई और दूरी है तो एक ही बात। तो दूरी को किससे नापते हैं हम? मीटर से। तो ये तो गलत है, ये भी इसका गलत है, मीटर स्क्वायर। ये सेकंड भी गलत है, ये समय का मात्रक है, ये क्षेत्रफल का मात्रक है, जबकि मीटर है दूरी का मात्रक। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका फिर सही हो जाता है। तो बी पर जाकर के हमने क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ABCD होगा, तो इससे बी को हम अच्छे ढंग से काला आसानी से कर देंगे। ठीक है, बी को हम काला आसानी से कर देंगे। समझ में आगे होगी बात ये पूरे अच्छे ढंग से। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। बहुत ही बढ़िया है भाई क्वेश्चन, मैंने ये संभाल के आपके लिए ही रखे हैं ये। क्वेश्चन नंबर 5, और निश्चित ही इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन फंसेंगे आपके, ये मैं गारंटी देता हूँ। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं हम, भाई वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। डेफिनेशन में आता है ना, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, वेग तो कहेंगे नहीं,
चाल नहीं है, चाल की डेफिनेशन होती नहीं है, बल नहीं है, तो इसका मतलब त्वरण हो गया। इसका आंसर क्या निकलेगा फिर? त्वरण। तो त्वरण पे हम टिक करेंगे और इसका ऑप्शन नंबर आ गया आपका ए सही। तो यहाँ पर ए आएगा, हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 के सामने ए लिखा हुआ, और ए को हम क्या काम करेंगे, ए को हम काला कर देंगे इस तरह से। ए लिखा हुआ, बी लिखा हुआ, सी लिखा हुआ, डी लिखा हुआ, तो हम ए को ही काला करेंगे। ठीक है, काला करना आपको मैंने बता ही दिया है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। बल F, द्रव्यमान M, त्वरण A में सही संबंध है। देखो सही संबंध जो होता है वो हम जानते हैं, ये न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम है, और द्वितीय नियम जो होता है वही होता है बल जो होता है M द्रव्यमान और A के अनुपाती होता है। अगर हम F को हटाएं तो ये आ जाएगा, ये अनुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो F बराबर M यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। ठीक है, ये F बराबर M हमें पता है, यहाँ K आता है, K की वैल्यू निकालें। यदि F 1 न्यूटन ले लें, द्रव्यमान को 1 किलोग्राम ले लें, त्वरण को हम क्या ले लेते हैं 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को, तो K का मान 1 आ जाता है। तो इस तरह से यहाँ A बराबर M एक फार्मूला बनता है न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम के अनुसार। तो ये गलत ऑप्शन है, ये गलत ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट बैठ जाता है। इस तरह से आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? वही बी ऑप्शन आपका करेक्ट बैठ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम बी लेंगे और ए, बी, सी और डी, ठीक है नहीं, इस तरह से बने होंगे वहाँ पर। और आपको कभी कभी आपको एक चीज़ और मिल सकती है वहाँ पर, मैं बताऊँ भाई, ये बी नंबर को जैसे आपको मिल जाए यहाँ पर लिखा हुआ, ये बी को अच्छे ढंग से काला करेंगे, ये अच्छे ढंग से काला। समय सीमा को ध्यान रखेंगे, समय इसका 1 घंटा ही रहेगा जहाँ तक है मेरा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लिखा हो, मान लो यहाँ लिखा हो फर्स्ट, इस तरह से फर्स्ट लिखा हो तो आप इसको ए मानेंगे, यहाँ सेकंड लिखा हो तो इसको बी मानेंगे, यहाँ थर्ड लिखा हो तो इसको सी लिख लेंगे, और डी लिखा हो तो इसको हम फोर्थ लिखा हो तो इसको डी लिख लेंगे। ठीक है, डी मानेंगे चलेंगे, क्योंकि उसके अंदर ए बी सी डी ही ऑप्शन आएगा। आपको मैंने OMR सीट दिखा दी है, अच्छे ढंग से आप सीखेंगे, नहीं सीखें तो बार बार उसको देख लें। वीडियो मैंने इससे ठीक पहले वाली वीडियो डाली है, उसको सीख लें अच्छे ढंग से। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 7। निम्न में सदिश राशि है। देखो भाई, सदिश राशि कौन सी होती है? जिनको परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो देखो समय के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। दूरी के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, दूरी के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है, समय के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है। चाल के लिए भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन परिमाण की आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ पर वेग बचा, क्योंकि विस्थापन चाहिए हमें वेग के लिए, है एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को, निश्चित एक सीधी रेखा में चली गई दूरी को कह सकते हैं, या 1 सेकंड में तय किया गया विस्थापन को भी हम वेग कहते हैं। तो वेग की डेफिनेशन को आप अच्छे ढंग से याद आती है, अगर नहीं आती तो सीधे याद कर लीजिए कि सदिश राशि जो है वो इसमें वेग है, बाकी सारी अदिश राशियाँ हैं। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट बैठ जाता है, ये वाला बी ऑप्शन सही बैठ जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 7 लेंगे और लिखेंगे यहाँ पर ए बी, हमें कुछ नहीं करना, ये लिखा हुआ मिलेगा आपको। अच्छा, ये चीज़ ये OMR सीट में भरना है, ये तो मैं तरीका वैसे ही बता देता हूँ आपको। तो OMR सीट में हम क्वेश्चन ये बी को अब इस तरह से काला हम आसानी से कर लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा पेन चल नहीं रहा, मैं दूसरा देता हूँ, ये मैं दिखा रहा हूँ केवल आपको। यहाँ पर यहाँ काला नहीं करना, आपको दिखाना नहीं, ठीक है। ये चीज़ तो यही तो है, OMR सीट जो है, OMR सीट जो है वो यही तो आएगी। तो ये यहाँ इस तरह से नहीं लिखना है आपको, ठीक है। ये तो आपको सीट कॉलेज देगा, कॉलेज प्रोवाइड कराएगा, और आपको कॉलेज इसमें सभी चीज़ भरनी है, भरना मैंने सिखाई दिया है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपके 7 खंड कैसे पूरे हो जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अब हम देख लेते हैं अगला ख खंड में क्या मिलता है। हाँ, अब देख लेते हैं खंड ख के हम क्वेश्चन नंबर 8 से चलते हैं। 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक करेंगे, फिर उसके बाद 14वां क्वेश्चन हम बायो से आएगा, वो देख लेंगे, कोई बात नहीं। ये देख लेते हैं, आपको इस पर टिक करना है यहाँ पर, और OMR सीट आपको जो मैंने भरवाई थी वो आपको स्कूल में मिलेगी, दोनों चीज़ स्कूल में ही मिलेंगी, लेकिन काला जो सर्किल हमें कंप्लीट करना है वो OMR सीट पर करना है, ठीक है नहीं। और आपको बॉल पेन अपने घर से काला वाला, काले कलर का लेके जाना है, पेंसिल से काला नहीं करना। आगे समझ, जो मैं इधर बता रहा था वो आपको सीट वहाँ मिलेगी कॉलेज में। ओके, तो आइए क्वेश्चन कर लेते हैं।
अनिश्चित आकार वाले पदार्थ कहलाते हैं। देखो जिनका आकार निश्चित है, फिक्स है, वो तो ठोस होंगे, चाहे ईंट हो, पत्थर हो, कांच हो। तो इस तरह की चीज़ तो भाई ये निश्चित फिक्स कहलाती है, जैसा है वैसी रहेगी, वर्षों तक ऐसी रहेगी। भाई ईंट है वर्षों तक ऐसी रहती है, पत्थर है वैसे रहेगा, लोहा है वैसे रहेगा। तो ये इसका आकार निश्चित होता है। द्रव तो जिस बर्तन में भरे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है, चाहे वो गिलास में रखे जाएं, चाहे वो किसी नली में रखे जाएं, चाहे थाली में करे जाएं। तो पानी है, 1 लीटर पानी है, तो जहाँ जहाँ भरा जाएगा उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। तो ये बात तो सही है, लेकिन बात तो ये भी सही है गैस की भी, कि गैस भी ऐसे ही हैं, गैस वाले भी, कि गैस को जिस बर्तन में भरते हैं वो पूरा पूरा आकार ग्रहण कर लेते हैं और आकार बदल जाता है उसका। तो इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। तो फिर आगे देखते हैं, इसका मतलब गैस और द्रव दोनों ही भाग सही हैं। इसका मतलब ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, तो आपको डी पर निशान लगाना चाहिए। तो ये हमारा डी ऑप्शन सही है। क्लियर, समझ में आ गया है? ये डी ऑप्शन हमारा सही है, ये वाला ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन को हमें वो हमारी सीट जो मिलेगी बाहर से उसी को हमें काला करना है। अगला नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? भाई आप जानते हो कि पदार्थ कौन सी, जिसमें आयतन होता है और जिसमें द्रव्यमान होता है। तो जो आयतन और द्रव्यमान रखते हैं वही तो उनके ज्ञानेंद्रियों द्वारा फील होते हैं, वही तो पदार्थ हैं। बाकी सारी चीज़ पदार्थ है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, देखो वजन होता है, कांच में वजन होता है और भाई आयतन भी होता है। बादाम तो भाई 1 किलो 100 ग्राम ले आओ तो वजन तो है ही इनमें, तो ये तो भाई द्रव होगा ही होगा, मतलब पदार्थ होगा ही होगा। ये भी पदार्थ है, ये भी पदार्थ है। और कुर्सी तो जगह घेरती है, तो जगह ये भी लेती है, जगह ये भी लेती है, जगह ये भी लेती है, तो तीनों चीज़ जगह लेती है। तो जगह तो लेती है, ये क्षेत्रफल तो है इसका, जगह तो बहुत है प्रकाश में, जगह तो लेती, लेकिन द्रव्यमान नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ओके, ये वाला डी ऑप्शन इसका सही है। वो हमारे शीट में आपको डी काला करना है, ठीक है। काला करना मैंने आपको सिखाई दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। पदार्थ की कौन सी अवस्था में कण सबसे अधिक दूर होते हैं? देखो भाई ठोस में तो बहुत ही ज़्यादा करीब होते हैं, बहुत ज़्यादा सटे हुए आपस में, तो ठोस में तो ये होते नहीं हैं। ओके, गैस में बहुत ज़्यादा दूर होते हैं और द्रव में थोड़े पास होते हैं। इनमें से कोई ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं पदार्थ की तीनों अवस्थाएं। तो ठोस में जो कण होते हैं बहुत ज़्यादा पास पास में होते हैं और द्रव में होते हैं थोड़े थोड़े दूर होते हैं, ठीक है, द्रव में थोड़ा, और बहुत दूर होते हैं किसमें? गैस में। तो हमारा ऑप्शन सबसे अधिक दूर की बात कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन ये वाला फिट बैठ जाएगा। कौन सा? बी नंबर पर हम टिक कर लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निश्चित आकार वाले पदार्थ कहलाते हैं। देखो अब बात समझ में आ गई। अनिश्चित वाले थे गैस और द्रव, और निश्चित जिनका फिक्स होता है आकार, तो फिक्स आकार वाले ठोस ही होंगे। बाकी ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। ठोस और द्रव दे दिया उन्होंने, तो ठोस यहाँ तो दोनों मिक्स हमें कंफ्यूज कर रहा है, तो ये कैंसिल हो गया, गैस कैंसिल हो गया। वही फिक्स आकृति किसकी होती है? गैस की आकृति कैसे फिक्स हो जाए? वो तो सब उड़ती है, जगह जगह बना लेती है, छोटे सिलेंडर में रख लेते हैं, बड़े सिलेंडर में रखते हैं, तो उसी का आकार वो ग्रहण कर लेते हैं। तो द्रव भी है ऐसे ही सिस्टम, तो आकार द्रव का भी निश्चित नहीं है, गैस का आकार भी निश्चित नहीं है, और ठोस द्रव दोनों ही है। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, इसलिए ठोस ही हमें करना चाहिए टिक को। ओके, बहुत करीब करीब हैं, तो ठोस का आकार निश्चित होता है। चलो अगला प्रश्न कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में जल का क्वथनांक होता है। भाई जल कहाँ पर उबलता है? उबलने का मतलब है क्वथनांक, कहाँ जा कर के उबलता है? 25 डिग्री सेल्सियस तो कहाँ उबल जाएगा? कमरे के टेम्परेचर पर कोई उबलता थोड़ी है। 273 पर जा कर के 273 डिग्री सेल्सियस, तो ये डिग्री सेल्सियस का निशान लगा लो यहाँ पर, डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो क्वथनांक होता है वो 100 होता है, सीधी सीधी बात है। 37 डिग्री सेल्सियस तो बहुत कम हो गया, 273 बहुत ज़्यादा हो गया, और 25 डिग्री सेल्सियस बहुत कम हो गया। इसलिए जो जल उबलता है बाद में बदलता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पर जाकर के उबलता है। आपको ये वाला ऑप्शन टिक करना है, और करने के साथ साथ आपको काला घेरा जो काला करना है वो OMR सीट पे। मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको भूल ना जाना है, ठीक है, भूलना नहीं है। ये आपका टिक हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, नमक पानी का मिश्रण क्या होता है? भाई नमक और पानी में हम जब हमने घोला था तो नमक तो सारा गायब हो गया था, तो ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहेंगे, ठीक है। विषमांगी वो होगा जो अलग अलग दिखाई भी देता रहे उसमें। तो ऐसा तो है नहीं कि नमक और
चीनी का नमक, चीनी हो या नमक हो या पानी हो, ये तीनों आपस में बहुत बढ़िया ढंग से घुल जाते हैं। या तो वहाँ नमक पानी आए या फिर चीनी पानी आए, ये समांगी मिश्रण बनाते हैं। ठीक है, क्या कहलाएगा ये? समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण तो दिखता हो साफ साफ, वो नहीं। निलंबन एकदम अलग हो गया, तो इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, इसका ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और ये ऑप्शन आपका बैठेगा समांगी मिश्रण का। ठीक है, चलिए अब अगला भाग कर लेते हैं हम। खंड ग। आपको खंड क और ख और ग से कोई मतलब नहीं। आपको क्वेश्चन नंबर टोटल 20 मिलेंगे, 20 को आपको हल करना है। आपसे क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया ढंग से आ जाएंगे। चलिए अगले हिस्से को देख लेते हैं। अब ग खंड को कर लेते हैं। आपको ग खंड क्या याद करना है? आपको तो बस क्रम रखना है। जो हमारे पास क्वेश्चन 20 थे, उन 20 के क्वेश्चनों को कलेक्शन करना है किस किस तरह से। ठीक है, अब ये पार्ट ग में आ गए, मतलब बायो से लिए गए हैं ये। तो प्रश्न देख लें 14वां, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम याद रखने, बहुत सारी चीज़ों को याद नहीं करना, केवल एक याद करिए। तो ये रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की है। रॉबर्ट हुक ने एक कार्क था, उसकी कटी हुई जो काट है उसमें देखा था कि जो अपने सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, रॉबर्ट हुक ने अपने सूक्ष्मदर्शी के द्वारा उसके अंदर जो संरचना थी वो मधुमक्खी के छत्ते के समान थी रचना। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15, केंद्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? तो सीधा याद करिएगा, केंद्र की खोज याद करने वाले वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्राउन। केंद्र की खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने। बाकी सब चीज़ों को आप छोड़िएगा, ना अल्टमैन ने, ना मूलर ने, ना सिंगर ने, इस कुछ नहीं। अगला नंबर देखेंगे, रक्त लाल किसके कारण हो दिखता है? जो रक्त जो कलर होता है वो किसकी वजह से दिखता है? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो देखते हैं कि हीमोग्लोबिन कम हो गया है, तो हीमोग्लोबिन उसके अंदर होगा तभी वो लाल रक्त दिखता है। ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, ये कुछ, तो ये हमारा हीमोग्लोबिन इसका आंसर हो जाता है। ओके, हीमोग्लोबिन के कारण। तो आप ए को क्वेश्चन नंबर जो देखेंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा 16, तो उसके 16 के सामने हम ए करेंगे। मतलब आपके सामने देखें क्वेश्चन, आप मैं रिवीजन करवाऊँ, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके फंस सकते हैं, आप जरूर से जरूर इनको याद करके जाएं। प्रश्न नंबर 17 है, फ्लोएम में पाए जाने वाला निर्जीव पदार्थ कौन सा है? फ्लोएम, और बहुत ही ज़्यादा तरकीब है इसकी। फ्लोएम निर्जीव जो पदार्थ होता है, सीधा सीधा याद करें। फ्लोएम, देखो फ्लोएम ये लिखा है, फ्लोएम ये, फ्लोएम तंतु कर दें तो फ्लोएम तंतु को हम निर्जीव पदार्थ जो होता है वो फ्लोएम तंतु कहलाता है। बाकी फ्लोएम मृदु तक, देखो ये भी मिला जुला है, लेकिन आपको तंतु याद करना है, फ्लोएम तंतु। फ्लोएम मृदु तक नहीं, चालनी नलिकाएं नहीं, सहचर कोशिकाएं नहीं। ठीक है, तो ये आपको फ्लोएम तंतु याद कर लेना है। ओके, समझ में आ गई होगी बात आपके। फ्लोएम तंतु, फ्लोएम में पाए जाने वाला निर्जीव पदार्थ है वो है फ्लोएम तंतु। ओके, अब नंबर देखेंगे, प्रश्न नंबर 18, माइक्रोकांडिया किस में अनुपस्थित होता है? देखो माइक्रोकांडिया आप जानते हैं ऊर्जा का बहुत बड़ा फैक्ट्री होती है ऊर्जा की। ठीक है, ऊर्जा का भंडार जो होता है, देखो कवक में होती है माइक्रोकांडिया कवक में होती है, ईस्ट में भी होती है, हरे शैवाल में भी होती है, और नहीं होती है तो वो जीवाणु में नहीं होती है। जीवाणु की संरचना कुछ इस टाइप से होती है कि उसके अंदर क्या माइक्रोकांडिया नहीं होती है उपस्थित। ओके, अब आता है प्रश्न नंबर 19, राइबोसोम का कार्य क्या है? राइबोसोम जो होता है वो, देखो भाई, कोश का विभाजन तो करता नहीं राइबोसोम, श्वसन नहीं करता, प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, लेकिन प्रोटीन संश्लेषण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण और प्रोटीन संश्लेषण कुछ मिले जुले शब्द हैं, इनको याद रखें। प्रोटीन का ये संश्लेषण करता है कौन? राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अगला देखेंगे नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र किसके बने होते हैं? जो गुणसूत्र होते हैं भाई, देखिए कोशिका होती है और कोशिका में होता है केंद्रक, और केंद्रक के अंदर धागे नुमा संरचना होती है कुछ इस टाइप से, धागे नुमा संरचना होती है कुछ इस टाइप से, होती नहीं होती ऐसे करके, ये धागे नुमा होती है। तो वो जो धागे नुमा तो यहाँ पर जो आता है प्रोटीन वगैरह, तो यहाँ पर ये तो हो गया डीएनए, ये तो हो गया, और यहाँ पर प्रोटीन हो गया, ये इस तरह से डीएनए प्रोटीन। तो धागे एक दूसरे से लिपटे होते हैं श्रेणी नुमा, तो ये प्रोटीन है तो डीएनए, तो प्रोटीन और डीएनए को मिला करके क्या बन जाता है? गुणसूत्र बन जाते हैं। ठीक है, तो अब गुणसूत्र किसके बने होते हैं? डीएनए के तो बने नहीं होते, खाली आरएनए के भी नहीं बने होते, लेकिन डीएनए और आरएनए दोनों ही नहीं है, कैंसिल। तो डीएनए में प्रोटीन, तो ये तो हो गया प्रोटीन और ये हो गया डीएनए, तो डीएनए और प्रोटीन दोनों के बने होते हैं, मिलकर के बनाते हैं ये, तो ये
डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन खाली नहीं, खाली डीएनए के भी नहीं, ठीक है, आरएनए तो कैंसिल। तो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, इसलिए हमारे ऑप्शन नंबर सी सही हो गया इसके। याद रखिएगा क्या है, गुणसूत्र किस चीज़ के बने होते हैं, डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन आपके फंसने चाहिए, निश्चित ही आप कंप्लीट करके जाएं, कई बार इसको देखें। मैं अगले वाले वीडियो में भी कुछ प्रश्न और जोड़ना चाहूँगा, ठीक है, जल्दी जल्दी करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।